CAPFAC 2024 में अब जस्ट फ्यू डेज बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। तो हिंदी माध्यम से जो भी छात्र इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो उनके लिए एक शिकायत होता है कि हिंदी माध्यम से कम सिलेक्शन होता है, हिंदी माध्यम वाले को कम मार्क्स दिया जाता है। खास करके जब पेपर 2 का विषय होता है, पेपर 2 की बात आती है, तो उनकी चिंता जायज होती है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके मार्क्स कम मिलते हैं। पेपर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर 1 में तो आपको बेसिकली है MCQ सोल्व करना होता है। हाँ, उसमें भी कभी कभी देखो प्रॉब्लम होती है, दिस इज ट्रू कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश में कुछ और दिया हुआ है, हिंदी में कुछ और दिया हुआ है, लेकिन मान्य फाइनली क्या होगा, वो इंग्लिश वाला होगा, ये होता है। तो कुछ कुछ में ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है। आई एक्सेप्ट फ्रॉम आर साइड ऑल्सो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होता है। पेपर 1 में भी होता है, लेकिन अब शिकायत करने से तो कुछ होना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा सिलेक्शन ये मायने रखता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 3-4 दिनों में, अगले 3-4 दिनों में ध्यान रखना है, और आपको अपना आत्मविश्वास बना करके रखना है। आपको ये सोचना है कि यस, हम अच्छा कर सकते हैं। यदि हमने मेहनत किया है तो हम किसी से कम नहीं है। माध्यम इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपके 120 मार्क्स जो हैं, 120 अंक जो हैं, उसको वनली इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आप किसी भी माध्यम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रही बात 80 नंबर, 80 मार्क्स जो हैं, वो उसमें से आपको ये करना है कि आपका जो वो उसको अच्छा कैसे करना है। तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी ऐसे है, ऐसे के हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। ऐसे के 3 कंपोनेंट्स, इस 3 कंपोनेंट्स में क्या आपके हैं? पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो कि टॉपिक को ओपन करना है। टॉपिक को ओपन करना है। अब ये ओपन किस ढंग से कर सकते हो? आइदर कोटेशन, कोटेशन दे सकते हो किसी फेमस पर्सनालिटी का। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी का कोटेशन लिखते हो, किसी भी जो है, यानी कि कोई महान व्यक्ति हैं या किसी महान संस्था का आप उद्धरण लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में आप जब लिखते हो, तो उसको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति का आपने उदाहरण लिया है उनका नेम होना चाहिए। सॉरी, हिंदी वाला मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ, तो हिंदी में ही लिखूं ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो परिचय यानी कि कर सकते हो। तो किसी भी निबंध का परिचय है। सबसे पहले परिचय में क्या आप करते हो कि उनके बारे में कुछ बताते हो। जैसे आप दो दोस्त हो, अब कोई तीसरा दोस्त मिले, उसमें से जस्ट ABC है कोई, ABC, आप A और B पहले से कहीं जा रहे हो, एक C मिले, तो ए जो है सी को नहीं जानते हैं लेकिन बी जानते हैं। तो बी का अब क्या काम है कि ए और सी को इंट्रोडक्शन आपस में करवाएं। यस, ये मिस्टर ए हैं, और ये आप सी हैं, आपने ये किया है, इधर तीर मारा है। तो क्या है, इंट्रोडक्शन पहले बताते हो। अब जब यही, तो जो आपका एशे है उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, आप पहले इंट्रोड्यूस करते हो, पहले परिचय देते हो। उसमें या तो आप किसी का कथन, किसी फेमस पर्सनालिटी, फेमस व्यक्ति का कथन, तो कथन को यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हो तो उनका नाम भी लिखना होगा। या यदि आपको नहीं है तो किसी महान व्यक्ति ने सच ही कहा है, किसी महान व्यक्ति ने सच ही कहा है, ये आपने लिखा। ठीक है, तो सब आप उनको कोटेशन से। या एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब एक छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी वो होना चाहिए उस ढंग से जो आपने न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे किसी भी कहानी को दो चीजें होती है। एक कहानी काल्पनिक होती है, एक कहानी काल्पनिक होती है, और एक कहानी वास्तविक होती है। वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। ये ध्यान रखना कि यदि आप काल्पनिक कहानी लिखते हो तो किसी के थ्रू लिखो कि आपके नजर में वो ऑथेंटिक है, उनके नजर में वो काल्पनिक था। जैसे बुद्ध ने कहा, अब आपने काल्पनिकता दी, तो ये जिम्मेदारी बुद्ध का है कि वो कल्पना से कर रहे थे या सच कर रहे थे। अब मान के चलो ये है कि रामायण में ऐसा कहा गया है। अब वो काल्पनिक है या वास्तविक है, ये हमारी समस्या नहीं है, लेकिन हमने वास्तविकता के रूप में लिखा है। या पंचतंत्र में विष्णु शर्मा कहते हैं, तो वो काल्पनिक कहानी है लेकिन हमने ऑथेंटिक लिखा है, ऐसा पंचतंत्र में मेंशन किया हुआ है। अपने तरफ से काल्पनिकता को न दिखाओ, ये मेरा मानना है।
ये मेरा मानना है ऐसा। और एक होती है वास्तविकता, कि वास्तविक कोई स्टोरी है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, कोई ऐसी घटना हुई, मान के चलो कि सोशल इशू कोई है। तो ये करो कि सपोज झारखंड का खूंटी डिस्ट्रिक्ट में सपोज करो कि कुछ महिलाओं को उन्हें डायन बता करके मार दिया गया, तो यदि उस स्टोरी को नरेट करते फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो या आप किसी वक्ता का कथन को ले लो, या आप एक छोटी सी स्टोरी लो, वो स्टोरी यदि काल्पनिक है तो किसी व्यक्ति, किसी ग्रंथ, किसी पुस्तक के माध्यम से लिखो, ताकि जो ब्लेम है वो उनके ऊपर है। ब्लेम का यहाँ मतलब नहीं है कि आप वो करें, लेकिन आप अथॉरिटी के तौर पर अपने को ना प्रेजेंट करो, अथॉरिटी के तौर पर दूसरे को प्रेजेंट कर पाओ। और या कोई वास्तविक न्यूज़पेपर में आपने कुछ पढ़ा है, कुछ घटनाएं हैं, कुछ रिपोर्ट है, तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। वो आपने इंट्रो लिख दिया, यानी परिचय लिख दिया, उसके बाद विस्तार करो। मेन बॉडी, मेन बॉडी में क्या करना है, 3 से 4 आइडिया, 3 से 4 आइडिया। अब मेन बॉडी में ऐसा नहीं है सब हेडिंग लिखो उसके बाद एग्जांपल दो, ये नहीं। इन नॉर्मल जैसे इकोनॉमी संबंध में कुछ लिखना है तो इकोनॉमिकली लिखो। आपने पहले एक तरह से स्मॉल एक सेंटेंस लिखा कि आप ये शुरू करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद है उसको थोड़ा विस्तार दो, और विस्तार के बाद आप एग्जाम्पल से, डेटा से, स्टेटिस्टिक्स से उसको जस्टिफाई करो। देखो आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, तो एक इंट्रो, एक मेन बॉडी और एक कंक्लूजन। तो इंट्रो में नॉर्मली 40 से लेकर 60 वर्ड्स तक होने चाहिए, 40 से 60। एक कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या करते हो कि आप अब जो टॉपिक ओपन किया उसको क्लोज करोगे, इसमें भी 40 से 60। यदि 40-40 लेते हो तो 80 वर्ड्स होते हैं, तो आपके 220 वर्ड्स है। 60-60 लेते हो तो 120-180, लेकिन प्लस माइनस 10%, 20% चलता है। तो इन जनरल देखो कि 100 वर्ड्स जो आपके हों इंट्रो और कंक्लूजन में हो, बाकी 200, 220, 230 वॉट्स एवर आप है, वो क्या होना चाहिए मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी में विस्तार करो, 3 से 4 आइडिया लिखो। अब ये कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि अब कितने पैराग्राफ में लिखें। तो देखो जो इंट्रोडक्शन है और मेन बॉडी, ये सॉरी कंक्लूजन है, उसमें तो 2 पैराग्राफ फिक्स हो गए। बाकी जो आपका मेन बॉडी बचता है तो 3 से 5 पैराग्राफ, 3 to 5 पैराग्राफ। अब 3 पैराग्राफ लिखते हो तो ऑन एन एवरेज आपका 60 वर्ड्स, 70 वर्ड्स का होना चाहिए। 4 पैराग्राफ लिखते हो तो ऑन एन एवरेज आपका 50, 55, 60 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। 5 लिख रहे हो तो ये करोगे तो 5 यदि लिखते हो तो 45 से लेकर के आपका 55 के आसपास तक का होना चाहिए, इतने आप लिखोगे। फिर उसके बाद मेन बॉडी को लिख के कंक्लूजन में आपको, या तो कंक्लूजन में क्या करना है कि वे फॉरवर्ड लिखो कि आगे क्या होना चाहिए, सरकार अभी कुछ कर रही है या पीपल कुछ कर रहे हैं, और आगे क्या करना चाहिए, या किन डिमेरिट्स को हमें हटा करके हम एक अच्छा स्वस्थ, नवीन, हेल्दी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे कुछ टॉपिक्स जो हमने आपको दिया था, जैसे हम इसको यदि देखें, बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल लाइफ ऑन अर्थ। अब जीवन पर, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको एक ऐसा सिचुएशन ले सकते हो, सिनारियो, ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है, आपने लिखा तो एक जनरल अंडरस्टूड फैक्ट है कि यदि पृथ्वी पर से सारी मधुमक्खियां समाप्त हो जाए तो मनुष्य का जीवन अगले 4 सालों तक ही चलेगा। अब आपको अचानक ऐसा लगेगा, अब देखो साइंस में भी उनके मधुमक्खी की जगह कोई और चीजों को, लेकिन हम ये रफ में मान के चल रहे हैं कि ऐसा एक स्टेटमेंट कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके जितने भी परागन की प्रक्रिया हैं, तो पौधे हैं, उसमें फूल लगते हैं और फूल में फल आते हैं, उसमें मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें तितलियों का भी हाथ है, उसमें भावरों का भी हाथ है, उसमें गौरैया जिसको कहते हो, बास, उनका भी हाथ है। तो जब हम मधुमक्खी बोलते हैं तो मान के चलो उस समूह के सभी सदस्य, तो यदि वो समाप्त हो जाए तो फिर दिक्कत है। इसको ऐसे लिख सकते हो, या दूसरा जैसे है, भारत में जो शेर हैं, एशियाटिक लायन है, वो मुख्य रूप से गिरनार में ही पाए जाते हैं। अब बहुत बार ये विचार आया है, बहुत बार ये, बहुत कमिटी ने ये बताया है कि वहां से हमें दूसरे जगह पे लोकेट करना चाहिए, क्योंकि यदि आप देखोगे
कैनाइन डिस्टेम्पर कुछ वायरस था, उससे बहुत सारे शेर मर गए। अब यदि मान के चलो एक एरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या होगा कि वहां लुप्त हो जाएंगे। तो इस ढंग से आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। या दे सकते हो कि हम आज के डेट में बहुत सारे जो नई नई पद्धतियां अपना रहे हैं, नए नए प्रकार के पौधे फल फूल उगा रहे हैं, उसके चक्कर में बहुत बार जो हम हमारे पारंपरिक वो पौधे हैं, पारंपरिक जो फल सब्जियां बीज हैं, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। वो कभी ना कहीं लंबे समय में पृथ्वी के लिए हानिकारक हो सकता है। या फिर इसको इस ढंग से भी कर सकते हो कि पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, पृथ्वी पर अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए ताकि पृथ्वी की जैव विविधता रहे। अब फिर आप उसको ये करोगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब उन सारे चीजों को एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद फिर कंक्लूड करोगे कि वे फॉरवर्ड में और क्या होना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट है, जैसे प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज वेरी स्लो इन इंडिया। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आप ये कर सकते हो कि पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण में जो आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल वाहन है, वो सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज सड़कों में पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, या कह सकते हो कि अकेले दिल्ली शहर में इतनी गाड़ियां हैं कि हम लाइन टू लाइन उसको खड़ा करें तो हजारों किलोमीटर वो चला जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप दो कि क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या क्या समस्या भारत फेस कर रहा है, उसके बाद फिर आप कुछ सोल्यूशन दोगे, वे फॉरवर्ड दोगे, तो इस चीज को कर सकते हैं। अब जैसे था इंडियन रेलवे एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो, इसको भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हमने देखा कोविड 19 पैंडेमिक, पहली बार रेलवे बंद किया गया था ताकि जीवन की रक्षा की जा सके। लेकिन फिर बाद में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, शुरू में भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, बाद में भी फिर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। ट्रेन रेलवे ने बहुत कुछ किया। तो रेलवे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाता है। लंबी दूरी के यात्रा में रेलवे जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यदि हम अन्य संचार साधनों को देखें तो आपका रेलवे जो है रिलेटिवली चीपर है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, खास करके जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं। एक सिंपल एग्जांपल दो, यदि आप पटना से दिल्ली जाते हो, एक अच्छी ट्रेन में चढ़ते हो, तो मान के चलो कि जैसे कुछ ट्रेन जिसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि वो स्लीपर क्लास में जाएंगे, जो नॉन एसी स्लीपर क्लास, उसमें सपोज करो कि अभी शायद एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी इधर मैंने टिकट नहीं लिया, लेकिन 600 के आसपास होगा। तो 600 में कोई पर्सन जा रहा है। अब उनको अच्छी ट्रेनें जो है वो स्लीपर जिसमें है वो 15 से 16 घंटे लगाती है, कुछ ट्रेनें 18 घंटे भी लगाती है। 15 to 16 to 18 आवर्स, जैसे सपोज करो संपूर्ण क्रांति यदि वो अच्छी तरीके से जा रही है तो 14 आवर्स, 14 घंटे में पहुंचा देगी। 600 रुपये आपको किराया लग रहा है करीब, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन ये आसपास होगा। ठीक है। तो अब यही यदि बस से कोई जाए पटना से दिल्ली, तो किराया उसका होगा करीब करीब 1500 से 2000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि वो बस की सुविधा कैसी है। 1500 भी आपका लग सकता है, और या 2000 भी लग सकता है। या कुछ है कि ऐसे जगह आप पता चला कि सीट अच्छा नहीं मिला तो आपको 1200 भी ले सकता है। लेकिन इन नॉर्मल एवरेज जो है 1500 से 2000। अब देखो, इसमें बेस्ट ट्रेनें जो है स्लीपर क्लास की वो 14 घंटे में पहुंचा रही है, और ये जो है आपको मिनिमम 20 घंटे लगेगी। 20 से लेकर के आपको 22, 24, 25 घंटे तक लग सकती है। तो एक तो आपको टाइम लग रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, डबल प्लस लग रहे हैं। अब कार से कोई जाएगा
सपोज करो तो उसमें और कॉस्टली लगेगा, हर पर्सन को मे बी 3000 4000 लग सकता है। तो रेलवे की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका है, गुड्स के ट्रेन में भी। अब देखो रेलवे दूसरा जो है था कि रोल ऑफ इंडियन रेलवे इन सोशल इंक्लूसिवनेस, सामाजिक समावेशन में भारतीय रेलवे की भूमिका। अभी भी अब धीरे धीरे करके देखो जो जाति व्यवस्था है धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। समाज में हम समावेशन लाना है, समाज में हम सामाजिक रूप से बराबरी देखना है। तो जो जाति व्यवस्था है उसका जो पकड़ है वो कमजोर होना चाहिए। भारतीय रेलवे एक बहुत अच्छा चीज है। आईसी रेलवे से ऑब्वियसली है, मैं भी रेगुलर रूप से ट्रैवल करता हूँ। छोटी दूरी होती है तो रेलवे देखो 100 किलोमीटर के आसपास होता है तो 100 150 के तो मैं बस से ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, इस वजह से कि बस में है प्रॉपर तरीका से सीट मिल जाता है। एयर कंडीशन बस, जैसे मैं अपने घर से सपोज पटना जा रहा हूँ तो 100 किलोमीटर के आसपास है तो एयर कंडीशन बस मिल जाती है। ऑब्वियसली है कि ट्रेन से आप जाओगे तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन ठीक है वो आपको सबके लिए अलग अलग चॉइसेस होती है। तो मैं बस से नॉर्मली 100 से 150 के आसपास किलोमीटर, लेकिन यदि वही 200 से लेकर के करीब 1000 किलोमीटर तक होता है तो मैं प्रीफर करता हूँ कि ट्रेन से। अब 1000 से ज्यादा है तो प्रीफर करता हूँ कि फ्लाइट हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो जब रेलवे में आप देखते हो कि कोई पर्सन ऐसा है कि गांव में एकदम पूरा सीना चौड़ा करके चल रहा है कि हमारे इतने बीघे के जोत हैं और ये सारी चीजें हैं, हमारे दादा ये थे, दीवान थे और ये यहाँ थे, वो भी यदि उनके पास ट्रेन में टिकट नहीं होता है तो एक ऐसे पर्सन, जिस स्ट्रेचर के पर्सन को वो गांव में अपने पास बैठने ना दे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जी बहन जी बाबू थोड़ा सा बैठ जाए। क्यों? क्योंकि उसका राइट वहां है। अब ये आप अंग्रेजों के टाइम में तो नहीं है कि जिसका सीट है उसको आप फेंकवा दोगे। एक्सेप्शन टाइम में जैसे एग्जाम टाइम में हो जाता है, कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं तो अपने ही सीट पे, मैंने भी ऐसा फील किया है कि मैं जब भी जैसे एग्जाम सेंटर पे गया तो रिजर्वेशन से गया, तो कभी कभी जाते वक्त तो आप आराम से चले जाते हैं, आते वक्त क्या होता है जो ट्रेन में स्टूडेंट्स को मिलता है उसी में चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद बोलना पड़ता है कि भाई जी ये हमारा सीट है, तो मतलब बैठिए सीट है तो और क्या है, तो आप अपने सीट पर ही रिक्वेस्ट करना पड़ता है, होता है एक्सेप्शन टाइम। लेकिन इन नॉर्मल क्या होता है कि जो सामाजिक समावेशन में रेलवे, तब सब जब इसको स्टार्ट करोगे तो आजादी के टाइम से ही आप स्टार्ट करोगे कि रेलवे ने पहली बार एक तरह से जो कंट्री है, कंट्री में नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के लोगों को और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लोगों को एकजुट किया। ऊंच नीच का भेदभाव बहुत हद तक, और ये सिचुएशन आज भी चलता आ रहा है। हर पर्सन अलग अलग अपने अनुसार, जैसे देखो आज की डेट में भी अलग अलग टाइप के ट्रेनें हैं, राजधानी है, शताब्दी है, वंदे भारत है। तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी ट्रेनों में बहुत कॉस्टली है। जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, पटना से रांची आप यदि जाते हो 325 किलोमीटर या जो भी मीन्स अलग अलग, नहीं सॉरी, कुछ जगह इतना 300 से 325 से लेकर के शायद 400 या जो भी एग्जैक्ट है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो कुछ किलोमीटर है। अब मान के चलो आप सपोज करो जन शताब्दी से जाते हो और आप नॉन एसी में, तो आपको करीब 210 215 रुपीज के आसपास लगते हैं। वही एसी में जाते हो, इसी ट्रेन में जन शताब्दी में ही एसी से जा रहे हो तो आपको 650 के आसपास लग रहे हैं। वही वंदे भारत में जाओ तो दो हैं आपके, शायद एक में 1200 के आसपास लगेंगे या 1400, डिपेंडिंग ऑन आप खाना लोगे ना लोगे। और उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसमें 2200 के आसपास भी लग सकता है। तो ये देखो 215 और ये आपका 2200, तो 10 टाइम्स है। तो डिपेंडिंग ऑन जो लेवल का जिनके पास इनकम है वो उसमें से जा सकते हैं। तो रेलवे एक सामाजिक समावेशन में ये कर रहा है। रेलवे को और क्या करना चाहिए इस चीज के लिए थोड़े थोड़े और भी सजेशंस भी दे सकते हो। तो जब भी हिंदी हो इंग्लिश हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉपिक है तो 3 पार्ट है। 3 पार्ट में एक आपका जो परिचय है, मुख्य भाग है, मेन बॉडी, और फिर उसका कंक्लूजन आप दोगे, उपसंहार। इन तीनों में तो आपको आइडिया
3 से 5, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हो। बेस्ट है 3 से 4। दो, एक आइडिया लिखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो। एक आइडिया लिखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो। कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें प्लस और माइनस होते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स, तो पॉजिटिव में आइडिया दो, निगेटिव में आइडिया दो। पॉजिटिव में 2-3 आइडिया दे दो। मतलब देखो, यदि 2 देते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करो, एक देते हो तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यदि 4 और मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव लिखना है तो 2 से 3 पॉजिटिव में दे दो और 2-3 निगेटिव में दे दो, और जो आपका फाइनल कंक्लूजन देते हो उसमें वे फॉरवर्ड लिखो। तो ये सिचुएशन है। देखो, बहुत सारे कुछ चीजें हमने ऑलरेडी सैंपल के तौर पे आप लोग को दिया हुआ है, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। अब ऑब्वियसली है, अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप हमारे पास टेस्ट लिखें। हाँ, एक्सेप्शनल कोई कैंडिडेट हो जिनको लगता है एक आध टेस्ट लिख सकते हो तो लिखो, अदरवाइज अब मैं सजेशंस भी नहीं दूंगा। लिखना जिनको भी एक आध ही लिखो, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।